अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबकी अपनी मीरा और मैं आपसे कहूँगी कि मुदस्सर के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कि आपने आफ्ताब इकबाल साहब से इब्तदा की और जब शोहरत की बुलंदियों पे चली गई तो आपने उनको छोड़ दिया। कुछ लोग फिर ज्यादती करते हैं कि अगर आप छोड़ के जाना चाह रहे हैं तो वो उनका राइट है, आप उन्हें रोक नहीं सकते। एक पल चैन न आवे, हाय मेरा दिल घबरावे, तेरी याद सतावे। 8,000 रुपया कमाने वाली उकाशा आज कितने पैसे कमा रही है? इतने शोज़ में काम किया, लग पता जाएगा। फिर आफ्ताब साहब के साथ काम किया, खबरहार, खबरजार, खबर यार में। उसके बाद मैं होशियारियाँ में चली गई, उसके बाद मैं मस्तियाँ में चली गई, उसके बाद मैंने एशिया कप किया, वर्ल्ड कप किया, PSL किया, उसके बाद मैंने रमीज़ राजा साहब के साथ काम किया। मेरी मुराद बाबर आजम है। वो कैमरे के सामने कैसे हैं और ऑफ द रिकॉर्ड कैसे हैं? कैसा पाया आपने उनका एटीट्यूड, कैसा था? ये क्या बात है आज की चांदनी में। आपका पहला क्रश या मौजूदा क्रश? मुझे आपकी कोई पसंद सियासत के हवाले से? इमरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बुखारी पॉडकास्ट। आज मेरे साथ बहुत ही मज़ेदार शख्सियत हैं। आपने टीवी स्क्रीन पर उनको मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में देखा होगा। मैडम जो हैं वो सिंगर हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं, होस्ट हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं उकाशा गुल अशरफ। वेलकम मैडम। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैडम ये बताइएगा कि एक पब्लिक फिगर बनने के बाद और उससे पहले कैसी ज़िंदगी थी? मेरी ज़िंदगी पहले भी बहुत अच्छी थी और अब भी बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले आप जैसे भी आप कह रहे हैं कि पब्लिक फिगर है, या मुझे लगता है इससे हमारे सराउंडिंग्स को ही फ़र्क पड़ता है। आपको पढ़ना नहीं चाहिए, आपको स्टेबल रहना चाहिए, बैलेंस्ड रहना चाहिए। तो मैं तो अपनी पहली ज़िंदगी से भी बहुत ज़्यादा खुश थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। डेफिनेटली आपकी रूटीन जो है वो तब्दील हो जाती है। बहुत सारी चीज़ों का आप टाइम जो पहले दे रहे होते हैं वो नहीं दे रहे होते, तो वो चीज़ों को टाइम आप दे रहे हैं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं, कैसे मैनेज कर रही हैं आप चीज़ों को? हाँ, ये हमारे यहाँ ज़रूर समझा जाता है कि शायद जब हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं तो फैमिली को टाइम नहीं दिया जा सकता। हाँ, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से ज़रूर मिस होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन उस पे मुझे लगता है कि जब आप तरक्की कर रहे होते हो या जब आप आगे की तरफ बढ़ रहे होते हो तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा जो एक हुजूम होता है ना, वो छांटी होना शुरू हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो जिनका होना ना होना आई थिंक उस तरह से मैटर नहीं करता, या शायद वो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। तो मुझे लगता है कि जितना लिमिटेड आपके इर्द गिर्द आपके लोग हों उतना ही अच्छा है। लॉयल होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, कम होने चाहिए। और फिर कुछ लोग बहाना करते हैं कि जी जब हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो अपनी फैमिलीज़ को टाइम नहीं दे सकते। तो आई थिंक अगर आप फैमिली को ही नहीं टाइम देंगे तो फिर आपकी सक्सेस का क्या फ़ायदा। कुछ गिने चुने दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, उनको आई थिंक टाइम देना चाहिए और मैं देती हूँ, मैं मैनेज करती हूँ। ऐसी बात है, डेफिनेटली अगर मुश्किल से भी मैनेज हो रहा है लेकिन आप उनको टाइम दे रहे हैं। मैम आपने कहाँ से शुरू किया, कहाँ पैदा हुई, कहाँ से तालीम हासिल की? मैं बेसिकली मियाँ चन्नू से हूँ और मियाँ चन्नू के एक गाँव से, और वहीं पे पैदा हुई। पैदा मैं साहिवाल में हुई थी, साहिवाल के एक हॉस्पिटल में। तो मुझे पता चला था जब मैं पैदा हुई थी, क्योंकि मैं अपने ख़ानदान की सबसे पहली बच्ची थी, तो मेरे सारा ख़ानदान भागा भागा आया था मुझे देखने। और इसलिए मुझे जब ये बताते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कुछ ख़ास हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पर पैदा हुई। लाइफ़स्टाइल बहुत सादा, बहुत बेसिक था। ऑफ कोर्स एक मिडिल क्लास, बल्कि बिलो मिडिल क्लास भी अगर कहें वही था। इनफैक्ट मैं अपने बहुत सारे व्लॉग्स में, पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ कि मैं पहले की निस्बत अब बहुत लाइफस्टाइल चेंज हो गया। ऑफ कोर्स क्योंकि पहले अगर मैं एक सिंपल से वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहूँ, एक मड हाउस था हमारा, कच्चा घर था। और वो कहते हैं ना कि जब पार्टीशन हुई थी तो कुछ सिख वगैरह अपने घर छोड़ गए थे, तो हमारा वही घर था। हमने बाद में उसको गिरा के अब बनाया। वहाँ पर पैदा हुई। बेसिक जो एजुकेशन है वो गांव के स्कूल्स में ही हासिल की। उसके अलावा मेरे पेरेंट्स ने, ये अलहदा स्कूल था बॉयज़ और गर्ल्स का, या आप? नहीं, मेरा एक्चुअली ये सीन था कि मेरी दो फुप्पोज जो हैं वो टीचर्स थी। अच्छा। तो उन्हीं के स्कूल्स में चले जाना और शौकिया चले जाना इस तरह से। लेकिन ये है कि जब
लगा पेरेंट्स को कि अभी स्कूल में एडमिशन करवा देना चाहिए, तो उन्होंने नो डाउट मुझे शहर के स्कूल में एडमिशन करवाया टीचर्स था। का रिश्तेदार होना कैसा बच्चा फील करता है कि आप टीचर के रिश्तेदार हैं? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो टीचर्स की खुशनुदी हासिल करने के लिए बस उसको कर रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं, उसको उठा के ले जा रहे हैं, चीज़ें ला के दे रहे हैं। तो आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता था? हाँ, मुझे अब भी याद है कि मुझे हमारा जो था वो गर्ल्स कॉलेज था आई थिंक, हाँ, तो वो मुझे ऐसे उठाए उठाए फिरती थी और नो डाउट टीचर की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बहुत कुछ करना पड़ता है। तो हाँ, मुझसे प्यार करना पड़ता था, मुझे घुमाना पड़ता था, मुझे खाने खिलाने पड़ते थे, कैंटीन से कुछ लेके देना पड़ता था। लेकिन उसके अलावा वैसे भी टीचर्स का तो एक था ही, लेकिन चूंकि मैं गांव में बहुत प्रोमिनेंट बच्चा थी, बाहर सारा दिन आवारागर्दी करना, घूमना फिरना, कभी इंसान नहीं थी आप। मतलब आपकी एक्टिविटीज जो है वो सबके साथ पता चल रहा है। और कोई ऐसा दिन नहीं था जब मेरे घर में मेरे लिए शिकायत नहीं आती थी। मैंने मारा ही होता था किसी को, किसी की फैंटी लगाई होती थी, तो फूफों को भी बहुत ज्यादा वो आते थे, वो कहते हैं ना, शिकायतें आती थी और घर वालों को भी। तो इस तरह का बचपन गुजरा, बहुत शरारती। इनफैक्ट अब तक मैं बहुत ज़्यादा शरारती हूँ अपने घर में भी। फिर वहाँ से एजुकेशन के लिए स्टार्ट किया शहर में एक स्कूल, फिर अब्बू ने रिक्शा लगवा के दिया, रिक्शे पे हम जाया करते थे। करते 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 फिर मैट्रिक तक और एफएससी तक वहीं पे हम उसी शहर में मैंने तालीम हासिल की। फिर यूनिवर्सिटी के लिए लाहौर आ गए थे हम लोग। कहा जाता है कि ये जो हंसते और मुस्कुराते चेहरे होते हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी होती हैं, ज़िंदगी में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया होता है। और ख़ुसूसन मेल डोमिनेंट सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस करना पड़ता है। आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी? कहाँ से आना पड़ा? आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के हिसाब से, और ऑफ कोर्स मैं एक फ़ीमेल हूँ, तो नो डाउट बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि लोगों को लगता है कि शायद औरत एक वीक ऑब्जेक्ट है, वीक पर्सनालिटी है, तो शायद उसको ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर गलत है, और मैं बहुत सारी ख़वातीन को ऐसे कहूँगी कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है ना और अल्लाह ताला पर एतमाद है, तो आई थिंक कोई भी आपको हरास नहीं कर सकता। हाँ, कुछ लोगों में ये होता है कि कुछ लोग चाहते हैं बस जो भी है वो जल्दी से मिल जाए, तो जब जल्दी से चाहिए होता है तो ऑफ कोर्स हम अल्लाह ताला की प्लानिंग के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, और जब अल्लाह ताला की प्लानिंग के अगेंस्ट जा रहे होते हैं तो हमें दुनियावी सहारों का सहारा लेना पड़ता है। तो अगर हम इस चीज़ से निकल जाएंगे ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आहिस्ता आहिस्ता चलते रहें, अल्लाह ताला ने आपके लिए सब कुछ प्लान किया होता है। और ऑफ कोर्स जब आप पॉजिटिव वे में अच्छे तरीके से चलते हैं तो फिर कोई भी रुकावट आपके रास्ते में बेशक वो आ जाए लेकिन आपको रोक नहीं पाती। तो मेरे रास्ते में भी बहुत सारी रुकावटें आई होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ पर भी हूँ, ऑफ कोर्स लोग तो कहते हैं कि खैर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई हैं और पहले से चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन मैं स्टिल यही कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो है मेरे अल्लाह ताला का करम है, और इंशाल्लाह मैं आगे काम करती रहूँगी, जाती रहूँगी। किसी खातून को आइडियलाइज भी करती हैं आप समझती, जैसे मैंने सवाल किया कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो हमारा वो माशरा जिसमें ख़वातीन ने मेहनत किया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बनी है, और भी ऐसी किसी खातून को आइडियलाइज करती हैं आप? मेरे लिए सभी ख़वातीन बराबर हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। आइडियलाइज कभी किसी को उस तरह से किया नहीं। हाँ, मैंने एक चीज़ में अपनी अम्मी को ज़रूर आइडियलाइज़ किया एक चीज़ में, और वो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स वो मेरी ज़िंदगी में जब वो वाला एक पार्ट आएगा जब आई विल गेट मैरिड, तो उसमें आई विल हैव टू फॉलो उनका जो है ना तरीक़ेकार, क्योंकि मैं देखती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फैमिली सेटअप है उसमें बहुत प्यार मोहब्बत और इत्तफाक है, सब कुछ है, लेकिन स्टिल ऑफ कोर्स मैंने एक चीज़ देखी है कि आदमी डोमिनेंट हो ही जाता है। तो मैंने अपनी अम्मा को देखा है कि बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स लाइफ में मैंने देखे हैं कि जब कभी अब्बू किसी गलत बात पर भी ऊंचा बोल पड़े या कुछ डांट दिया या कुछ ऐसे कर दिया, तो मेरी अम्मा ने बड़े सब्र से, खामोशी से कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। तो हमारा दिल कर रहा होता है यार हम कर दें कि वो गलत नहीं है, लेकिन फिर मैंने देखा कि नो डाउट कि जब वो सब्र कर जाती हैं तो अब्बू की तरफ से वो रिएक्शन आता है कि वो गलत थे। तो मेरा मानना यह है कि ख़वातीन में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, और आई थिंक मर्दों में भी होनी चाहिए। मैम ये बताइए कि इस फील्ड में आने से पहले आप कुछ काम करती रही हैं, कोई मुलाजमत करती रही हैं, किसी जगह काम किया आपने?
मैं सबसे पहले यूनिवर्सिटी के टाइम पे तो मैं टीचिंग कर रही थी, होम ट्यूशन्स पढ़ाती थी मैं। और मैं यहाँ से EME सोसाइटी, वाबरा टाउन सोसाइटी जाया करती थी और चिंगची रिक्शे पे जाया करती थी। अब बहुत सारे मैं लोगों को देखती हूँ, कमेंट्स करते हैं कि यार जब हर कोई कामयाब हो जाता है, ये हर कोई गरीब ही क्यों निकलता है। देखिए, मेरा मानना ये है कि एक तो सक्सेस आपके पास आती है, आपके वो कहते हैं ना मौरूसी आ रही होती है, तो आई थिंक आप उसकी उस तरह से कदर नहीं करते। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है। लेकिन जब आपने खुद धक्के खाए होते हैं ना, तो आप बहुत आई थिंक डाउन टू अर्थ रहते हैं और आपको पता होता है ये चीज़ कैसे आई है, इसको कैसे संभालना है, ओवर नहीं होना और शुक्र करते रहना है हर वक्त। तो मैं वाकई चिंगची रिक्शे पे जाया करती थी और मुझे किराया भी याद है 12 रुपये होता था। यहाँ ठोकर से मैं वाबरा टाउन जाया करती थी और एक ही फैमिली की जो 4 बच्चियाँ थी उन्हें पढ़ाया करती थी। फिर वहाँ से मेरा टीचिंग का जो करियर है वो स्टार्ट हुआ। फिर मैं EME में मूव कर गई। यहाँ पर मैंने डिफरेंट ब्लॉक्स में, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में पैदल जाया करती थी, क्योंकि मुझे होता था यार 10 रुपये भी बचा लो, 1 रुपया भी बचा लो जो बच रहा है, चलो वॉक हो जाए। तो मैंने कोई तकरीबन 7-8 साल होम ट्यूशन पढ़ाई है। उसके बाद फिर मैंने आपने देखा होगा जैसे मार्केटिंग होती है डिफरेंट ब्रांड्स की, डिफरेंट आप मॉल्स में जाते हैं, लड़कियां खड़ी हुई होती हैं, वो प्रोडक्ट सेल कर रही होती हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये प्लीज़ आप ट्राई करके देखें। तो मैंने वो वाला काम भी किया हुआ है। और उसके अलावा रमज़ान के दिनों में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स थे कि उनके केचअप्स, उनके सॉसेस वगैरह हमें रोड पे हमारे वो लगे हुए होते थे स्टॉल्स, और हम वहाँ पे सेल करते थे, वो भी मैंने किया है। उसके बाद फिर मैंने एक कॉल सेंटर में काम किया था। वहाँ पर मैं एक अच्छे ओहदे पर मुझे रखा गया था। मुझे जस्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करवाने होते थे और ये USA बेस्ड एक कंपनी थी। फिर उसके बाद अचानक से खुद ब खुद मुझे TV से कॉल आ गई और करते 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 ये बताइएगा कि आपने चिंगची पे सफ़र किया, अब सारा काम करने के बाद फिर कभी ऐसा एक्सपीरियंस करने को दिल किया है कि एक दफ़ा फिर उसी चिंगची पे सफ़र करें या कुछ ऐसा, या कभी इत्तेफाक हुआ हो आपको? इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मुझे मेरा अल्लाह दोबारा से उस स्टेज पे लाना चाहे, तो मैं कभी भी उससे घबराऊंगी नहीं कि नहीं मैं इतने अच्छे लाइफस्टाइल में आ गई थी तो अब मैं दोबारा से चिंगची में, तो मैं उस पर भी शुक्र करूंगी। क्योंकि देख, मैं जब तब चिंगची पे थी तब भी मुझे मेरा अल्लाह ताला ही रिस्क दे रहा था, आज भी अल्लाह ने यहाँ पहुँचाया, और अगर दोबारा अल्लाह ताला अपनी खुशी से मुझे उस स्टेज पर ले जाना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई बेहतरी होगी। तो मैं कभी भी चीज़ों को अपने स्टेटस के साथ कंपेयर नहीं करती। मैं कहती हूँ स्टेटस इंसान का क्या होता है, लाइक जब आप मर जाते हो तो क्या स्टेटस है, 2 दिन आपको लोग याद रखते हैं। मेन चीज़ क्या होती है, मैक्सिमम आपकी फैमिली को फ़र्क पड़ता है, और एक टाइम आता है आपकी फैमिली भी अपने लाइफ में, ऑफ कोर्स भूलना नहीं, ऑफ कोर्स भूलते नहीं है, पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑफ कोर्स कभी नहीं भूलेंगे, या माँ बाप बच्चे अपने माँ बाप को नहीं भूल सकते। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी लाइफ जो है ना, वो आप बस एक खुद देखें कि आप एट द एंड सेटिस्फाइड हैं। आपको सेटिस्फाई होना है कि अकेले आप बैठे हो और आप सोच रहे हो कि जो पिछली लाइफ थी उसमें मैंने ऐसा कुछ गलत तो नहीं किया, कोई ऐसा स्टेप तो नहीं लिया, किसी के साथ ज्यादती तो नहीं हुई। अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं है ना, बाकी चीज़ें माफ़ हो जाएंगी। अच्छा, ये बताएं कौन सा टर्निंग पॉइंट था, कौन सी ऐसी चीज़ थी जहाँ से चीज़ें जो है वो तब्दील होना शुरू हो गई, ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई, ये दिस वाज द टर्निंग पॉइंट? कौन सा ऐसा पॉइंट था, कौन सी ऐसी जगह थी? हाँ, ऑफ कोर्स मेरी ज़िंदगी में ना, मेरे इर्द गिर्द मेरे सर्कल में बहुत से लोगों को पता है कि मेरा जो है ना वो एक अल्लाह ताला पे यकीन बहुत ज़्यादा है, तवक्कल बहुत मजबूत है, कुछ भी हो जाए मैं घबराती नहीं हूँ। तो लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स ये वाली स्टेज इतनी स्ट्रॉन्ग होने से पहले मैं ऐसी नहीं थी। एक ऐसा मोमेंट था जो मैं कभी भी नहीं भूलती। मैं एक EME में ट्यूशन पढ़ाती थी, वो 8,000 रुपया था उसकी जो होम ट्यूशन थी फीस, और वो 3 बच्चे थे और पूरा महीना पढ़ाना, जाना, रिक्शे पे सब कुछ, देन मुझे 8,000 रुपया मिलता था। अच्छा, उसी असना में मुझे एक चैनल से कॉल आई कि यार आपका हमें किसी ने रेफ़र किया है कि आप बहुत अच्छी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। तो मैंने कहा मैंने कभी एक्सपीरियंस तो नहीं किया, आपका टोन बहुत अच्छा है, आप आइए हमारे कमर्शियल्स और इन चीज़ों की वॉइस ओवर कर दिया करें। तो खैर अब वो सिलसिला कैसे जुड़ा, गर्मियों की छुट्टियां आई तो होम ट्यूशन्स वाले मोस्टली फैमिलीज होती हैं, वो कहती हैं कि चलो 3 महीने के हम पैसे बचा लें। स्कूल्स में फीस दे सकते हैं वो लोग, लेकिन एक ट्यूटर को नहीं दे सकते जो बेचारा इतनी मेहनत में, इतनी गर्मी में आ रहा है। लेकिन खैर हर एक का अपना।
तो अब वो जो ट्यूशन थी, उन्होंने कहा कि जी मिस हमने 3 महीने आपसे नहीं पढ़ना, बच्चे इधर जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, अगर तो आपने आके मुझसे पढ़ना है वापस, तो ऑफ कोर्स मैं आपके लिए बाउंड हूँ, आपको मुझे पे करना पड़ेगा। स्कूल भी जैसे बाउंड होता है, आपने बच्चों को भेजना ही है, आपने 3 महीने की फीस भरनी है। उन्होंने कहा देखिए जी हम आके बताएंगे। खैर मैं उस दिन बहुत ज़्यादा रोई। उससे पहले मेरा तवक्कल वाला सीन इतना स्ट्रांग नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा रोई कि मतलब मेरे लिए वो 8,000 बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मुझे पता था मेरा 8,000 से क्या क्या एक्सपेंसेस मैं करती हूँ। लेकिन अगले ही दिन मुझे उस चैनल से कॉल आती है और वो कहते हैं कि जी हमें आपका वॉइस ओवर चाहिए और आप आएँ तो सही एक दफ़ा। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस टीवी चैनल्स का कभी भी इस तरह से नहीं था। मैं गई हूँ तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि यार आपका तो टोन बहुत अच्छा है, तो आप हमारे साथ काम करें। ठीक है, करते करते उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ। और कॉन्ट्रैक्ट में मतलब पता नहीं वो ऐसा क्या हुआ, उन्होंने कहा आपने वीक में सिर्फ 1 दिन आना है और पूरे वीक के वॉइस ओवर्स कर दिया करना है। यानी हफ्ते में महीने में आपने सिर्फ 4 दिन आना है। और तब मेरी 32,000 रुपया सैलरी वहाँ पे लगी थी। और उस टाइम वो 32,000 रुपया मेरे लिए आई थिंक 32 करोड़ से भी ज़्यादा था। एक तो ये कि मैं उस टाइम टूटी थी, और लेकिन वो एक मोमेंट था जब मुझे अल्लाह ताला ने बताया कि कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर हूँ, घबराना नहीं है कभी भी। उसके बाद से मेरा जो तवक्कल है वो स्ट्रॉन्ग होता होता बहुत अच्छा हो गया। मैं कभी भी कोई लाइफ में मोमेंट आता था, कोई जॉब चली गई, कोई आ गई, कोई नहीं, शुक्र किया अल्हम्दुलिल्लाह, यही इसी तरह से लाइफ गुजर रही है अभी तक और चीज़ें बहुत अच्छी होती जा जैसे रही आपने हैं। बताया कि फैमिली के साथ बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है, तो फैमिली में सपोर्ट कौन करता है? वालिद, वालदा, किसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया? कहाँ से प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं फैमिली में? जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जैसी सोसाइटी चल रही है तो बहुत सारे लोग बातें भी करते हैं। बातें लोग करते ही रहते हैं। आप आज मैं दुपट्टा इस तरह से कर लूँ और मैं कहूँ कि मैं सब चीज़ों से कट ऑफ हो रही हूँ और मैं बस अब सिर्फ इस रास्ते पर चलूँगी, तो तब भी लोग कहेंगे कि लो जी एडे गुनाह करके हुण माई हाजन बनने लगी है। मतलब लोगों को मैं वही कहा ना, लोगों के लिए कुछ मत करें, जो करना है अपने लिए करें। तो लोग तो बाद में आते हैं। इनफैक्ट जब आप कहीं सक्सेसफुल होना शुरू होते हैं तो आपका खानदान ही सबसे पहले, खानदान तो आपके अपने लोग होते हैं, तो उसी में आपके चाचू, मामू, ताया, फूफा, फूफी, यही लोग आपके खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप कहीं पे पहुंचते हैं तो यही लोग लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, यार ये हमारा भांजा है, ये हमारी भांजी है, यार जब आपने आना है ना तो हमारे साथ सेल्फी लेनी है, यार हमारे कुछ दोस्तों ने भी आना है इस इवेंट पे, आपने सेल्फी ले लेनी है। तो चढ़दे सूरज ਨੂੰ सलाम है जी, साहब जी गल है। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਬੁਰੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਰਜ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ग्रो कर रहा है, तो लोग ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, अदरवाइज कोई भी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पूछता। जैसे लोगों की बातों का आपने कहा, लोग तो ये भी कहते हैं कि आपने आफ्ताब इकबाल साहब से इब्तदा की और शोहरत की बुलंदियों पे गई, और जब शोहरत की बुलंदियों पे चली गई तो आपने उनको छोड़ दिया। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग एक जगह पर गलत हैं, क्योंकि आफ्ताब साहब के पास में सेकंड टाइम गई थी। उससे पहले मैं वसी शाह साहब के साथ एक शो कर रही थी, लग पता जाएगा। तो उसी दौरान आई थिंक वो हमारा 1 से 2 महीने लाइव गया होगा शो। उसके दौरान कोरोना आ गया। अब कोरोना आया तो मैं कॉल सेंटर में जॉब करने लगी। कॉल सेंटर में जब जॉब की तो आफ्ताब साहब के किसी प्रोड्यूसर की कॉल आई कि वो सर कह रहे हैं कि आपने जो वसी शाह के सॉन्ग में एक लड़की थी पीले कोट वाली, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया ना। तो ऑफ कोर्स इट मीन्स कि वो मेरा पीला कोट वाला जो गाना था वो बहुत उन दिनों में वायरल हुआ था, स्टार शाह के साथ था। अच्छा, तो उन्होंने बुलाया तो मैं गई हूँ और आई थिंक इंटरव्यू हुआ, उन्होंने नेक्स्ट डे से ही मुझे हायर कर लिया। आफ्ताब साहब के साथ मैंने आई थिंक सिर्फ 1.5 साल काम किया, लेकिन उस टाइम पे मैंने इतना कुछ खास, वो कहते हैं ना, झंडे नहीं गाड़े थे। हाँ, उनके शो का एक टाइटल बहुत बड़ा था, तो जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि आपको फेम वहाँ से मिला। अब अगर देखा जाए, मैंने उनके शो में कभी मिमिक्री नहीं की थी। एक आधा कैरेक्टर उन्होंने मुझसे करवाया था, लाइक मरियम नवाज़ का एक दफ़ा उन्होंने कैरेक्टर करवाया था। मिमिक्री में उन्हें भी नहीं पता था कि मैं मिमिक्री कर सकती हूँ, और बाय गॉड मुझे भी नहीं पता था कि मैं मिमिक्री कर सकती हूँ, और ना मैंने कभी की थी। हाँ, मैं एज ए उकाशा गुल काम कर रही थी। हाँ, फिर वहाँ पे चूँकि मुझे सिंगिंग का बहुत शौक था, तो वहाँ पे उनके सिंगर्स गाना गाते थे, तो मैंने सर से कहा, सर मैं भी वीक में एक गाना गा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, गा लिया करें। तो नो डाउट अगर मैं वो वाले गाने आज उठा के देखूँ तो मैं उन गानों में भी बहुत बुरा गा रही हूँ। तो ऑफ कोर्स आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। खैर, फिर आफ्ताब साहब के साथ 1.5 साल काम किया। उसके बाद मुझे ARY डिजिटल से कॉल आ गई। हारून साहब के साथ होशियारियाँ में मैंने काम किया। वहाँ पे मैंने 3 से 4 महीने आई थिंक काम किया।
वहाँ पे जो मुझे एक फील हुआ ना कि हारून साहब ने मुझे कहा कि उकाशा आपने खुल के बच्चे परफॉर्म करना है। आई नो कि आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, खुल के परफॉर्म करो। थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। कहा जाता है कि जो बड़ा दरख्त है ना उसके नीचे छोटे पौधे जो हैं वो जल्दी ग्रो नहीं करते। आफ्ताब साहब के प्रोग्राम में बेशुमार बड़े बड़े नाम थे, लेकिन उन बड़े नामों के साथ काम करना प्रेशर डेफिनेटली होता है, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो क्या सीन था? ये आपने बात बड़ी अच्छी की है कि बड़े दरख्त के नीचे छोटे पौधे वाकई नहीं ग्रो कर पाते। तो यही रीज़न थी कि जो हम जब तक वहाँ होते थे वहाँ तब तक हम लिमिटेड होते थे। ऑफ कोर्स एक टीम भी बहुत बड़ी थी। एक मिसाल है कि आप देख लें 10 लोग फ्लैंक्स पे बैठे हुए हैं और एक वो होस्ट हैं, तो 10 लोगों को 30 मिनट के प्रोग्राम में कितना टाइम मिलेगा? मतलब एक दिन तो ऐसा चला जाता था कि मुश्किल से सिर्फ इतनी बात लगती थी, ठीक है, ऐसे एपिसोड्स भी होते थे। तो कई दफ़ा पूरा पूरा आप 3-4 लाइनें बोल जाते थे। तो ऑफ कोर्स लेकिन ये है कि जैसे जैसे हर कोई बंदा वहाँ से निकलता गया, उसकी एक इंडिविजुअलिटी, वो इंडिविजुअली फेमस होता रहा। तो अगर देखा जाए तो हर कैरेक्टर जब वहाँ से निकला है उसने वाकई खुल के परफॉर्म किया है। हाँ, वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, नो डाउट। आफ्ताब साहब कंटेंट क्रिएटर अच्छे हैं, ऑफ कोर्स उन्हें डिफरेंट फील्ड्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, सियासत की नॉलेज है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं है। सियासत क्या है क्या नहीं, किसी पॉलिटिशियन का नहीं पता, हालांकि मैं आज मिमिक्री भी कर रही हूँ। तो नो डाउट उनके पास नॉलेज बहुत है, वो पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये है कि हाँ, वहाँ पे रहते हुए मुझे लगता है कि अगर मैं आज भी उधर होती तो आज इस तरह से मैं खुल के नहीं परफॉर्म कर पाती। हारून साहब ने मुझे फिर कहा, वहीं से बात शुरू करते हैं। हारून साहब ने कहा, उकाशा जो आपको आता है आपने बेटा खुल के कर देना है, हमें काटना पड़ा हम काट लेंगे। तो वो जब आपको एक आज़ादी मिल जाती है ना कि आप खुल के परफॉर्म करें, yes, आप कर सकते तो मैंने बहुत खुल के परफॉर्म किया। उसके बाद फिर मुझे मस्तियाँ वालों ने कॉल कर ली कि आप, मैं यही पूछना चाह रहा था कि मस्तियाँ को क्या हुआ? इतने बड़े बड़े नाम वहाँ पे भी मौजूद थे, सारा कुछ था, तो क्या हुआ मस्तियाँ में, क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये शो बंद हो गया, क्यों ऐसा बंद हुआ, क्या हो गया था ऐसा। मैं बताऊं, इतना, क्योंकि हम लोग तो बीच में होते हैं, ऐसी कोई बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं होता जिसकी वजह से शो बंद हो जाता है। ये चैनल की या मैनेजमेंट की अपनी मर्जी होती है कि शो को बंद कर दें, अब कुछ नया लेके आए। कई लोग चाहते हैं यार ये शो हमारा एक फेस बन गया, इसको कभी भी ना बंद किया जाए। तो अगर मैं देखूं, मेरे होते देखें, मैं पहले मैंने इतने शोज में काम किया, लग पता जाएगा, फिर आफ्ताब साहब के साथ काम किया, खबरहार, खबरजार, खबर यार में। उसके बाद मैं होशियारियाँ में चली गई, उसके बाद मैं मस्तियाँ में चली गई, उसके बाद मैंने एशिया कप किया, वर्ल्ड कप किया, PSL किया, उसके बाद मैंने रमीज राजा साहब के साथ काम किया। तो यहाँ पर मेरे ज़हन में एक बात आई, लोग कहते हैं यार ये बंदा तो एक जगह टिकता ही नहीं है। यहाँ पे मैं लोगों की, यही बात पूछने लगा था कि होशियारियाँ में क्या हुआ, यकदम से आप गायब हो गई वहाँ से भी। नहीं, मैं बताऊँ, होशियारियाँ में मैं सलाम पेश करूँगी हारून साहब को। वो कहते हैं ना कि बहुत से लोगों से आप चीज़ें सीखते हैं, और बहुत से कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी सीखते हैं। अब जैसे मैंने आफ्ताब साहब का जब शो छोड़ा था, तो ये मेरा राइट था। मतलब मुझे अगर कहीं से अच्छी कॉल आती है, ऑफ कोर्स हम सब अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को बेहतर करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं। चाहे वो, ये तो हम मीडिया में है ना, चीज़ें नज़र आ जाती हैं। आप अगर ऑफिस जॉब में देखें, आप किसी स्कूल में देखें, एक टीचर को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो स्कूल छोड़ जाएगी या छोड़ जाएगा, किसी कॉलेज में चला जाएगा, यूनिवर्सिटी चेंज कर लेगा। आप किसी भी फील्ड में देख लें, हर बंदा मूव करता है अगर उसको एक अच्छी ऑफर होती है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि कुछ लोग फिर ज्यादती करते हैं कि अगर आप छोड़ के जाना चाह रहे हैं तो वो उनका राइट है, आप उन्हें रोक नहीं सकते। हाँ, अगर आप कहते हैं कि यार हम आपको अच्छा पे करते हैं, आपको वहाँ से कितना मिल रहा है, हम आपको अच्छा पे करते हैं, या अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी को भी मिल रही है, तो इनफैक्ट आप अच्छे इंसान तभी हैं कि यार जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, खुल के खेलो। ये होती है अच्छे तरीके से अल्लाह हाफिज़ बोलना। हारून साहब को जब मैंने ये कहा कि सर मुझे वहाँ से कॉल आई है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हो, ये आपका राइट है, मुझसे मत पूछो, अगर आपने जाना है आप जा सकते हो, लेकिन आपने खुद सोच समझ के फैसला करना है कि आपके लिए बेहतर क्या है। अगर आपको लगता है कि हमारा शो बेहतर है, आप यहीं रहो। अगर आप तजर्बा करना चाहते हो, मसीहा में जाना चाहते हो, तो आप जाओ। मेरा राइट नहीं बनता आपको रोकने का, आपकी अपनी जिंदगी, आप एक आर्टिस्ट हैं। तो तब मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि वो फर्स्ट रिएक्शन देखा था मैंने कि इस तरह से भी लोग अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं। उन्होंने कहा बेटा आपकी, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप जाएं जहाँ जाना चाहते हैं। तो खैर फिर मैं मस्तियाँ में चली गई। मस्तियाँ का जो शो है वो बहुत अच्छा गया, बहुत उसने बूस्ट पकड़ा, लेकिन वही हुआ कि
आई थिंक वो 10 महीने या 11 महीने चला थोड़ा हुआ, उसके time बाद चला। बंद हो गया था। बस वो फिर अब उसमें ऑफ कोर्स हम कुछ नहीं कह सकते, चैनल्स की कोई है, मैनेजमेंट क्या चाहती है, तो ऑफ कोर्स चीज़ें चेंज होती रहती है। तो राजा साहब तो इस फील्ड के आदमी नहीं, वो कमेंटेटर, यकीनन वर्ल्ड लेवल के कमेंटेटर। तो यहाँ पे आके उनके साथ काम करके कैसा चल रहा है? क्या वो चीज़ें बहुत अर्ली ईजिली चला रहे हैं? क्या चल रहा है उनके साथ? मैंने जो एक स्पोर्ट्समैन का ऑरा सुना था ना, कि स्पोर्ट्समैन एक बला होता है और उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, और ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को लाइव देखा, और नो डाउट उनका एक होता है, क्योंकि वो ज़ाहिर है आपके एक मुल्क का, आपका फेस होते हैं। रमीज़ सर के साथ चूँकि हमने पर्सनली टाइम गुजारा, पूरी टीम ने, लिटरली मुझे फील नहीं हुआ कि उस बंदे में कोई एटीट्यूड है। अब अल्लाह जाने उस टाइम पे उन्होंने दिखाया या नहीं है, बहुत सारे लोग कहते होंगे कि भाई है, आपने नहीं देखा। भाई हम जिस रूम में बैठे हैं, हम शो के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, वो हमारे साथ बैठे हैं, हम पूरी टीम बैठे हैं, शुगल चल रहा है उनके साथ, उनको कोई टॉन्ट कर रहे हैं, वो हमें टॉन्ट कर रहे हैं, उन्हें जुगत लगा दी है। एक और चीज़ मैंने बड़ी अच्छी देखी, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि अगर उनको हम जुगत लगाएंगे या कोई कॉमेडी उनके ऊपर होगी तो वो माइंड कर जाते हैं कि यार मुझे क्यों कुछ कहा, मैं तो होस्ट था या मैं तो को होस्ट था या थी। रमीज़ साहब ने इतनी ज़्यादा कॉपरेशन दिखाया, उन्होंने कहा यार आपने जो जुगत करनी है आप मुझे करें, आप खुल के मेरे पे खेलें। तो कहते हैं आप खेलेंगे तो मैं रिएक्ट करूँगा, तो आपको खुल के खेलने का मौका मिलेगा ना। तो मैं कहती हूँ कि ये भी मेरे वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस में था कि रमीज़ सर के साथ काम करना, बहुत मज़ा आया सीरियसली। 8,000 रुपया कमाने वाली उकाशा आज कितने पैसे कमा रही है? ये तो मैं कभी नहीं बताऊंगी। चलिए ये बता दें, रमीज़ सर से कितने पैसे आप ले रही हैं? नहीं, रमीज़ सर से थोड़ी ले रही हूँ, वो तो खुद चैनल से ले रहे हैं, वो हम ना, चैनल से उनके ले शो रहे हैं। से कितने पैसे ले रही हैं? अच्छा ले रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे गुजारा earning हो कर रही हूँ। जाता है। गुजारा नहीं, मैं यही कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने फैमिली बहुत अच्छी मेरी चल रही है, और मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला का करम है बहुत ज़्यादा कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा कि आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं। यहाँ पे एक सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हुआ है, लेकिन इन हालात में भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं आया। तो मैं कहती हूँ अगर आपके हालात में फ़र्क नहीं आया तो ये तो फिर बहुत ज़्यादा शुक्र करने वाला मौका है, तो आपको तो शुक्र छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो पैसे, मैं बताऊँ, पैसे का काउंट मैटर नहीं करता। बहुत सारे लोग समझते हैं यार ये तो करोड़ों कमा रहा है, ये लाखों कमा रहा है, यार ये बेचारा मंदा आदमी है, ये 20,000 रुपये कमा रहा है। अल्लाह ने जब बरकत 20,000 में देनी है, उसका 20,000 आपके करोड़ों से ऊपर चला जाना है। और जब अल्लाह ने आपसे सुकून और बरकत खींचना है तो करोड़ों जो आपके पास रुपया है, या बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो भी बेसुकून बैठे होते हैं, उनकी फैमिली में वो हासे खेडे ही नहीं होते, सुकून ही नहीं होता, वो फैमिली टाइम ही नहीं स्पेंड हो पाता, वो इकट्ठे बैठ के खाना ही नहीं नसीब हो पाता। तो पैसा ये चीज़ें नहीं लेके आता। एक और सुपरस्टार जिनका आजकल तोती बोलता है, उनके साथ आपको काम करने का मौका मिला, मेरी मुराद बाबर आजम है। वो कैमरे के सामने कैसे हैं और ऑफ द रिकॉर्ड कैसे हैं? कैसा पाया आपने उनका एटीट्यूड, कैसा था? हमें उनके साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो, मुझे लगता है उन्होंने हमारे शो में इंटरव्यू दिया, हमारे शो में वो गेस्ट बन के आए, और बाकी इतना कोई ख़ास मैंने उन्हें देखा नहीं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रमीज़ साहब ने उन्हें ऑफ कोर्स बुलाया था, उनका एक ताल्लुक था। हाँ, लेकिन ये है कि उनका एक बहुत ज़्यादा, तब मैंने अगर मैं कंपेयर करने पे आऊँ, मैंने रमीज़ भाई की बात की कि उनका बिल्कुल भी उनके अंदर वो एटीट्यूड नहीं है। तो उनके बरक्स अगर मैं बाबर आजम को देखती हूँ तो बहुत डिफरेंस था, उनमें बहुत ज़्यादा वो मुझे फील हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि वो इसलिए भी होता है क्योंकि मैंने वहाँ पे लोगों का उनके साथ इंट्रैक्शन देखा। जो लोग हैं ना, वो एक पब्लिक फिगर को ना अपनी प्रॉपर्टी समझना शुरू कर देते हैं। फिर वो जब प्रॉपर्टी समझते हैं तो वो कहते हैं बस जो हम कहेंगे वो कर देगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो बेचारा बंदा हाइपर हो जाता है कि यार मैं इंसान हूँ, मैंने नॉर्मल लाइफ भी गुजारनी है। एक मिसाल है, हम कहीं खाना खाने जाते हैं, मैं अक्सर फैमिली के साथ खाना खाने जाती हूँ, तो कोई आ जाएगा, इर्द गिर्द आके खड़े हो जाएंगे, पिक्चर पिक्चर पिक्चर। अब इसका एक तरीका है, देखें आपका भी राइट है, ऑफ कोर्स हम पब्लिक फिगर हैं तो आपका राइट है, आप पिक्चर बना सकते हैं। लेकिन आप देखें अगर कोई फैमिली के साथ है, उस तरीके से डील करें। वो खाना खा के फ्री हो गए, जाते हुए मैम सर हम आपके साथ पिक्चर ले सकते हैं? हाँ कोई बात नहीं। लेकिन खाना खाते हुए फैमिली आपस में अपनी खुशगप्पियाँ कर रही है, बीच में आके सर पिक्चर लेनी है, मैम पिक्चर लेनी है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें ऑफ कोर्स उधर से भी थोड़ी सी चीज़ें मैनेज होनी चाहिए, और हमें भी इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग है तो हम लोग हैं। अगर हम इन लोगों को नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे तो ये हमें रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगे, हमें कौन पूछेगा फिर।
आपको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली है किरदार से जिसका नाम हीर है, तो आप हमें थोड़ा सा हीर बन के दिखाइए ना, किस तरह आप उस किरदार को आपने निभाया। अच्छा, शोहरत अगर मैं कहूँ तो मेरे बहुत ज़्यादा कैरेक्टर जो फेमस हुए यहाँ पर, वो हीर से ज़्यादा मीरा है। मीरा का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा नंबर 1 पे अगर यहाँ की कम्युनिटी के हिसाब से देखा जाए। मैं हीर से होता हुआ मीरा जी तक पहुँचूं। मीरा है, मीरा के बाद मेरा हीर का कैरेक्टर, शब्बो का कैरेक्टर। हाँ, शब्बो के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। बहुत से लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, कुछ लोग उसको एज ए टैलेंट, एज ए आर्ट देखते हैं। मिमिक्री में बहुत से लोग जो आई थिंक उनका कैलिबर कम है, जो खुले जहन से नहीं सोचते, उन्हें लगता है कि हम उस आदमी या उस औरत का मजाक उड़ा रहे हैं जो जिसकी हम मिमिक्री या कॉपी कर रहे हैं। हम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे, बल्कि ये तो मैं कहूँगी उसकी कर्म नवाजी है कि वो बंदा आज है, हम उसको कॉपी करके अपनी कॉमेडी बेच रहे हैं। तो ये तो उसको खुश होना चाहिए, उसको भी नहीं माइंड करना चाहिए, और जो उसके फॉलोअर्स हैं उनको भी नहीं माइंड करना चाहिए। अब एक छोटी सी मिसाल दूंगी, माइंड मत कीजिएगा। अब मैं आपकी कॉपी क्यों करूंगी? क्योंकि आपको लोग उस तरह से नहीं जानते। लोगों को क्या पता कि मैं आपकी कॉपी, या ये हमारे कैमरामैन खड़े हैं, मैं इनकी कॉपी क्यों करूंगी? इनको कोई जानता नहीं। तो इससे अच्छा मैं फिर एज उकाशा बन के कोई कॉमेडी कर दूं। मैं मीरा का कैरेक्टर करूंगी, मैं बुशरा अंसारी साहबा का कैरेक्टर करूंगी, मैं हीर सबको पता है कोई हीर कैरेक्टर था, हालांकि देखा किसी ने नहीं है, लेकिन पता है हीर कोई कैरेक्टर था, हीर को करूंगी। हाय वे मुदस्सर, वे आज तू मेरा इंटरव्यू लेना आ गया वे, मैं ते अपने रांझे नूं आज तक इंटरव्यू दिता है वे, पर मेरा रांझा मैनू छड़ के चला गया। जो लोगों को पता चलिया कि मेरा रांझा चल गया, उन्होंने क्या ही वे, कोई भी चीज़ हासिल करना मुश्किल नहीं होती, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो मैं फिर उन्होंने अगों पता की क्या मुदस्सर, मैं क्या चल फिर उड़ के विखा। इस कैरेक्टर पे कंगना रावत के हवाले से तो थोड़ा सा आप हमें भी महसूस करेंगे उनके कैरेक्टर्स। हेलो, मेरा तो लाइफ बदल गया। आप यकीन करें कि मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे तो कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने मुझे वो लिंक शेयर किए कि यार बॉलीवुड हंगामा पे उकाशा तुम्हारा जो आर्टिकल छपा हुआ है, ओ माय गॉड, मेरा तो लाइफ बन गया। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। तो ये थी कंगना उसका एक क्लिप वायरल हो गया, तो वहां से इतनी ज्यादा फॉलोइंग आ रही है। जो लोग कुछ कंगना के हेटर्स हैं वो तो मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जो कुछ कंगना के फॉलोअर्स हैं वो मुझे, इतनी बड़ी एक्ट्रेस है तो लेकिन मैं कहती हूँ कि जब आप बाहर निकल आते हैं ना, तो आपको हर अच्छा बुरा फेस करना चाहिए। उसको हजम कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। अब कुछ लोग मेरे ही विसिनिटी में हैं जो क्या करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स का उन्हें कहता है फौरन से रिप्लाई करना है। मैं कहती हूँ यार रिप्लाई क्यों करना है, आपको फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए अगर आपके बारे में कोई बुरा कह रहा है। अच्छा कह रहा है उसको एज ए एनर्जी यूज करो, कोई बुरा कह रहा है तो उसको भी एज ए एनर्जी यूज करो, और उसको कल को बताओ कि भाई तुमने ये कहा था, मैं ये हूँ। तुम वही कमेंट करते रह गए और मैं यहाँ पहुंच गया। तो आई थिंक हर चीज को पॉजिटिवली अगर आप लेके चलो तो लाइफ बड़ी पुरसुकून है। मैडम आपने बहुत लंबा सफर तय किया, अब आप जो सफर तय कर रही हैं उसमें आपको साथी की जरूरत है, तो कब आप ये खुशखबरी सुनाने जा रही हैं? ये सवाल में अच्छा है, आपने अच्छा सवाल किया। ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी में ये सवाल बहुत ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो आदमी है चाहे औरत है। हाँ, मेरे घर वाले भी पीछे पड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स ये टाइम तो आना ही है लाइफ में। लेकिन मैं एक बात कहूँ, अभी तो आप होस्ट हैं, आपने खैर क्वेश्चन वैसे कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑफ कोर्स आई थिंक नहीं होने चाहिए। अब हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं, यार शादी कर लो तो तुम बूढ़ी हो रही हो। अरे भाई आपको क्या, मैं जवान होके शादी करूं, मैं बूढ़ी होके शादी करूं, मैं जब शादी करूं मैं ना करूं। और फिर ये तो एक नॉर्मल फनी वे में रिप्लाई हो गया। लेकिन मेरा मानना ये है कि ऑफ कोर्स हर चीज अल्लाह ताला की तरफ से प्लान होके आ रही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप कहते हो यार खड़े खड़े मैं, अच्छा जी अल्लाह ताला तो प्लान कर रहे हैं, चलो जी मैंने ये कर दिया वो कर दिया। कुछ चीजें ऐसी बड़ी चीजें हैं जो अल्लाह ताला की प्लानिंग के अलावा हो ही नहीं सकती। शादी उनमें से एक है। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा, अल्लाह ताला उस शख्स को, चाहे वो मेल के लिए फीमेल है, फीमेल के लिए मेल है, अल्लाह ने प्लान कर छोड़ा है। जब अल्लाह ने भेजना है तभी वो होगा सब कुछ, उससे पहले आप लाख हाथ पांव मार लो वो नहीं हो सकता। तो मेरा मानना यह है कि ऐसी चीजों के पीछे तो बिल्कुल मत भागो जो है ही अल्लाह के हाथ में टोटली।
हाँ, जिसमें आप मेहनत कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहेंगे भाई अपने लिए ढूंढो तो सही, हाथ पांव तो मारो, तो मैं ढूंढ के तो क्या कर लूंगी। इसी हवाले से लोग भी बड़ी हेल्प कर रहे हैं आपकी। हाँ। जैसे लोगों का, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वहीद लाला जो है वो आपके साथ बहुत करीब है, तो इस हवाले से कोई खबर आप? अच्छा, मैं यहाँ पर बताऊं, ये कोई मैं पहली बंदे नहीं होंगी कि जिसके साथ के कोई नाम मंसूब किया जा रहा होगा। हमसे पहले बहुत सारे ऐसे मेल्स आए होंगे, फीमेल्स आई होंगी कि वो जहाँ पे कहीं इकट्ठे काम कर रहे होते हैं तो इनफैक्ट दुनिया क्या, हमारे सेट पे लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। अब अगर मैं बात करूं, मैंने तो अजहर रंगीला साहब के साथ मैंने इतना काम किया है, मैंने असद कैफी के साथ इतना काम किया है, मैंने वहीद लाला के साथ इतना काम किया है। तो ये हमारी सोसाइटी में मुझे अक्सर ऐसे कमेंट्स आते हैं, हम लाइव जाते हैं तो कमेंट्स आते हैं कि यार हमें पता चला आप शादी करें। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों को क्या रिप्लाई करना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अगले ही फ्रेम में कोई और बंदा या बंदी आपके साथ बैठे होंगे, कहेंगे यार ये तो इसके साथ शादी कर रही है। तो जो मीडिया पर्सन होता है उसकी लोग 30-40 शादियां करवा छोड़ते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, फैमिली व्लॉगिंग के हवाले से बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं। जैसे फाद मुस्तफा साहब की तरफ से भी कुछ ऐसे कमेंट्स आए, तो आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहेंगी? फैमिली व्लॉगिंग मैंने ऐसा उस तरह से की नहीं जिस तरह डिफरेंट व्लॉगर्स कर रहे हैं, और अगर मैं कहूँ तो मैं फैमिली व्लॉगिंग छोड़ चुकी हूँ। हाँ, और उस तरह से मैंने की भी नहीं जैसे लोग डेली करते हैं सुबह से रात की रूटीन, क्योंकि मेरा अपना, हालांकि मैं कुछ व्लॉग्स डालती रही हूँ, इनफैक्ट अब भी कहीं मैं बाहर निकली मैं व्लॉग डाल देती हूँ। मेरा मानना ये है कि इतना नजरों में नहीं आना चाहिए। फैमिली ये आपकी एक इन हाउस मैटर है, आपकी खुशियां हैं, आपका प्यार है, नजरें भी लगती हैं। तो आई थिंक वाकई ये चीज नहीं, इतनी ज्यादा आम नहीं होनी चाहिए। कभी कभार साल में कोई 3-4 व्लॉग डाल दो तो वो भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। हाँ, उसको मुझे लगता है कि प्रॉपरली नहीं, क्योंकि लोग जानना चाह रहे होते हैं। हाँ, फिर आप तो आम हो जाते हो ना, फिर हर बंदे को पता है आपके घर में क्या होता है, आपके घर में कौन सा कमरा किधर जा रहा है, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। तो आई थिंक अच्छी बात है, कुछ चीजें नहीं सामने आनी चाहिए, वो वैसी रहनी चाहिए। मैंने देखा भी है, सुना भी है कि जो इंडस्ट्री के लोग थे वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। अब पिछले 5-6 सालों से सियासत में बहुत सारे नए नाम आए, आपकी कोई पसंद सियासत के हवाले से? मैं, यकीन करें, मुझे सियासत का कख नहीं पता कि सियासत में क्या पार्टियां होती हैं, कौन किसकी पार्टी से। इनफैक्ट हमारे शो में जब कुछ पॉलिटिशियंस एज ए गेस्ट आए तो मैं पूछती होती थी यार ये कौन है, किस पार्टी से हैं, अगर मैंने कोई रेफरेंस देना पड़ गया तो मुझे बताओ कि ये क्या है। तो मुझे कसम से पॉलिटिशियंस का या पॉलिटिक्स का कुछ नहीं पता। हाँ, पर्सनालिटीज के हिसाब से, अब जैसे मैं किसी इंटरव्यू में कह देती हूँ यार पर्सनालिटी अच्छी लगती है, तो लोग उसको जज करते हैं यार ये सियासतदान को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात कहूंगी कि इमरान खान साहब को मैं एज ए पर्सन लाइक करती हूँ। पॉलिटिशियन मुझे नहीं पता वो कैसे हैं कैसे नहीं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स का नहीं पता। लेकिन एज ए पर्सन उनको देखा जाए, उनको शुरू से लेके अब तक, तो बहुत सारी इनकी पर्सनालिटी में चीजें हैं जो आई थिंक वो इंसान को फॉलो करनी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें, वो ऐसी शख्सियत है दुनिया में बहुत कम मिसालें हैं कि एक बंदे ने एक काम को स्टार्ट किया, उसकी हाईएस्ट पीक पे गया। यानी क्रिकेट स्टार्ट की तो उसको वर्ल्ड कप जीत लिया, और उसके बाद सियासत स्टार्ट की तो कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्रिकेट में क्या किया, और शायद मुझे इस पे बैशिंग भी करें लोग कि क्रिकेट में उसका पता ही नहीं। मैं वही बात कर रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि वो क्रिकेटर कैसे थे या पॉलिटिशियन कैसे हैं। मैं वही बात कर रही हूँ कि मैंने जितना एज ए पर्सन उनको ऑब्जर्व किया है ना, आपको पता चल जाता है। जब आप घर से बाहर निकलते हो ना, आप लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो, आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है ये बंदा कैसा है। तो मुझे उनकी पर्सनालिटी लगता है कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं उनकी पर्सनालिटी में से। और जो उनका एक तवक्कल वाला मामला है ना, वो मैं कहती हूँ पूरी कौम में क्या होना चाहिए। और मैं ये नहीं कहती एज ए पॉलिटिशियन उनको फॉलो करो, एज ए पर्सन उनकी जो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ कि वो कितने मजबूत हैं, कि उनका अल्लाह ताला पे यकीन बड़ा तगड़ा है। तो ये चीज आई थिंक हर इंसान को बहुत दफा ऐसे होता है, लोग कहते हैं कि ये सारा काम उन्होंने गलत कर दिया, लेकिन इन द एंड पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं कहती हूँ कि इस दुनिया में शायद मैं बहुत चीजें अच्छी कर रही हूँ अपने हिसाब से, अगले जहान में जाके पता चले मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, सब कुछ गलत था। और क्या पता मैं कुछ गलत कर रही हूँ और दुनिया कह रही हो यार तुम गलत कर रही हो, लेकिन आगे जाके पता चले कि मैं तो कुछ अच्छा कर रही थी। तो दुनिया की जजमेंट्स पे आप मत रहें, आपको खुद पता होना चाहिए कि आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। जब इंसान होश संभालता है तब से लेकर शायद उसकी सारी जिंदगी कहीं ना कहीं उसका क्रश रहता है।
तो आपका पहला क्रश या मौजूदा क्रश? मुझे अल्लाह ताला के बनाए हुए लोग ऑफ कोर्स इस दुनिया में बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, मुझे टर्किश लोग बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन एज सच स्पेसिफिकली कभी कोई क्रश नहीं रहा मेरा। हाँ, कभी कोई हीरो पसंद आ गया बचपन में, कोई अच्छा लग गया, किसी ने कोई अभी इनफैक्ट ड्रामाज में फिल्म्स में कोई बहुत अच्छा कैरेक्टर कर दे तो उससे प्यार होने लगता है, वो उसके एक्ट से प्यार होने लगता है। पता नहीं रियल लाइफ में वो कितना बुरा हो, कितना बदतमीज हो, लेकिन उसके उस एक्ट से प्यार होने लगता है। तो क्रश आई थिंक चेंज होते रहते हैं मेरे। पाकिस्तानी ड्रामास देखती हैं आप? नहीं, इतना कोई आदतन नहीं देखती, कभी कभार कोई देखने को मिल जाए। एंटरटेनमेंट के लिए क्या करती हैं आप जब फारिग औकात होती हैं? तो आप क्या करती, क्या रूटीन होती है आपकी? फिल्म्स देखती हूँ और मैं कभी कभार कोई ड्रामा कोई घर वालों ने शुरू किया हो तो उनके साथ देख लेती हूँ। अभी पिछले दिनों में मैंने एक नूर जहां ड्रामा देखा, बहुत उसने हाइप पकड़ी हुई थी और नो डाउट उस ड्रामे में बहुत अच्छे पॉजिटिव लेसन्स थे। फिर मैंने पिछले दिनों में, मेरी सिस्टर है, उसकी क्या रूटीन है कि वो नॉवेल्स वगैरह पढ़ती है, तो वो उमेरा अहमद के जितने भी नॉवेल्स हैं उन पे जो ड्रामास बने हुए हैं वो अक्सर आके लगा लेती है। और उस ड्रामास में मोस्टली क्या होता है, एट द एंड आपको ये दिखाया जाता है कि अल्लाह ही पावर है, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, पॉजिटिव मैसेज होता है। तो अभी पिछले दिनों में मैंने एक माथ ड्रामा देखा, वो बहुत अच्छा ड्रामा था, आपको अच्छे मैसेजेस मिलते हैं। फिर कोई शहरेज़ाद था आई थिंक माहिरा खान का, वो देखा। तो अच्छे ड्रामास देखने का मुझे मैं एक्चुअली ढूंढ रही होती हूँ कि कोई डिफरेंट एक्टिंग का पहलू मिल जाए, कोई डिफरेंट चीज, कोई एक्सप्रेशन मिल जाए, मैं उस हिसाब से बहुत जज करती हूँ। पिछले दिनों मैंने फिल्म देखी है सेक्टर 36, उस लड़के का नाम मुझे भूल जाता है, हालांकि मुझे बहुत पसंद है वो लड़का भी, जैसे कहते हैं ना कि फौरन से लाइट में आया, बहुत अच्छा एक्टर है वो। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उसकी मूवीज देखें, हसीन दिलरुबा हो गई, सेक्टर 36 हो गई, फिर एक दो और मूवीज हैं उसकी। तो मैं एक्टिंग को सीखने के लिए, एक्सप्रेशंस को सीखने के लिए, मूड्स को सीखने के लिए चीजें देखती हूँ। लोग ये समझते हैं कि अदाकारा होना, और मैं आपकी लाइब्रेरी देख रहा था उसमें कुरान पाक, सहीफे और इस तरह की किताबें पढ़ी हुई हैं। लोग ना जज करते हैं आपके बिहेवियर्स को, आपके किरदार को। मैं वही बात करती हूँ कि मुझे लिटरली फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या कहता है, मुझे सिर्फ तब फर्क पड़ता है अगर मेरे माँ बाप मेरे बारे में कुछ कहें या मेरे बहन भाई कहें। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता। तो जब आपको ये फर्क पड़ना खत्म हो जाता है तभी आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। जब आपको फर्क पड़ता रहता है आप साइको हो जाते हैं, नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, उन्हीं फोर्सेस के साथ आप मुकाबला करते रहते हैं। तो आई थिंक फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो कहते हैं ना कि आई डोंट केयर वाला सीन होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द सर्कल में जानते हैं कि मैं ड्यूरिंग माई रिकॉर्डिंग्स मैं नमाज पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ। फिर लोग उस पर जज करते हैं कि यार ये नमाज पढ़ती है, ये इस फील्ड में है, यार देखे ना ये इस फील्ड में है, तो ये कैसा ताल्लुक हुआ। तो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक का मतलब ये नहीं है, वो तो आपका प्लस पॉइंट है ना कि आप इस फील्ड में हो तो आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, या नहीं हो तो पॉजिटिव मार्किंग हो जाएगी। लेकिन ताल्लुक तो अलहदा चीज है, ताल्लुक आई थिंक और चीज है। वो ताल्लुक आपका जितना स्ट्रांग होगा वो उतना आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा। और मैं मानती हूँ कि हिदायत अल्लाह ताला की तरफ से आती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे लोग अपनी लाइफ में देखे हैं, बुराई हो जाएगी ऑफ कोर्स, मैं ऐसी पर्सनालिटीज को जानती हूँ अपने सर्कल में कि जो फुल नकाब और ये चीजें हैं सब कुछ, और मैंने उनको और बहुत कुछ करते देखा है अपनी आंखों से। तो लेकिन मैं कहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो दुपट्टा भी नहीं लेती, लेकिन मैंने उनकी आंख में शर्म देखी है, उनके किरदार को साफ सुथरा देखा है, उन्हें पाक देखा है, मैंने अपने लिए लड़ते, अपने काम के लिए लड़ते देखा है, इनफैक्ट लोगों से लड़ते नहीं देखा। तो मैं कहती हूँ ये तो सारा मामला ही अल्लाह ताला के साथ है। अल्लाह ताला ने आपको जज करना है कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। किसी की इबादत को आप कंपेयर करें उसके लाइफस्टाइल से, या उसके लाइफस्टाइल को आप कंपेयर करें उसके किरदार से, जजमेंटल होना ना तो मुझे खुद पसंद है, और जो लोग जजमेंट करते हैं मुझे वो भी नहीं अच्छे लगता है। बहुत सारी चीज़ें आपने तालीम भी, स्कूल में गई, यूनिवर्सिटी में गई, तालीम सीखी। आपने गाना कहाँ से सीखा? मैंने गाना सीखा नहीं, मुझे शौक है बहुत ज्यादा। तो लेकिन वो कहते हैं ना प्रैक्टिस से चीजें बेहतर होती हैं। ये चीज मैंने अभी तक गाने में देखी है कि वाकई होती हैं। मैं बहुत देर से फिटनेस फ्रीक बनना चाह रही हूँ लेकिन मैं जिम नहीं जा पा रही, तो मुझे लगता है अगर मैं इसकी भी प्रैक्टिस करूंगी तो मैं फिट हो जाऊंगी। लेकिन ये है कि गाने में मैंने देखा
कि तकरीबन अगर मैं आज से कोई 2012 या 13 की बात करूं तो मैं एक फटा हुआ ढोल भी बहुत अच्छा सुनाई देता होगा मेरे मुकाबले में। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि मैंने बहुत ज्यादा गाने की प्रैक्टिस घर में कर ली। कोई गाना लगा हुआ है, बहुत ऊंची आवाज में गा रही हूँ, फिर डबिंग से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली है, फिर मिमिक्री से तो बहुत ज्यादा हेल्प मिल गई सिंगिंग में, क्योंकि मिमिक्री में क्या होता है, टोन चेंज किया होता है, उसी में मैं गाना गाती हूँ, तो उससे आपके गले की प्रैक्टिस होती रहती है। गाना मैंने अपनी प्रैक्टिस से थोड़ा बहुत मेरा बेहतर हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं कहती मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ, मैं गा लेती हूँ बस। इसका मतलब है कि अगर आप कुछ सीखती तो डेफिनेटली इससे बहुत ज्यादा अच्छा गा लेती। मैं अगर सीखती तो मैं बहुत अच्छी सिंगर होती। कोई फेवरेट किसमें? गाने में? गाने में फेवरेट ऑफ कोर्स हर कोई हमारे पाकिस्तान से जो नाम लेता है, नो डाउट वो लोग जो काम करके, मैडम नूरजहां, और इसके अलावा नुसरत फतेह अली खान साहब, बहुत ऐसी शख्सियत है, इनके नाम अब क्यों ना लें। हाँ, फिर अगर हमारे हमसाया मुल्क से बात की जाए तो लता जी बहुत अच्छा, उनकी तो कमाल की कोयल जैसी आवाज। हाँ, कोयल जैसी आवाज है, और बस मैं कहती हूँ कि क्या ही ये सिंगर्स थे, क्या कमाल आवाजें थी। आप हमें मैडम जी का कुछ सुनाएंगी या लता जी से शुरू करेंगी? मैं ऑफ कोर्स अपने मुल्क से शुरू करूंगी, तो अगर मैं मैडम का कोई गाना, ऑफ कोर्स अभी इस आवाज के साथ सुबह उठते ही पता नहीं मैं कैसे थोड़ी सी ट्राई कर लें। आपने डोरेमोन छोड़ दिया आपको। अख लड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसी ने वेखी, मजल ये अजदा, आए हाय अख लड़ी बदोबदी, तेरे कोलों दिल सा इको वारी मंगना, किता इनकार जिवें नेड़े ओनी लंघना, गल करां खरी खरी समझी न तड़ी तड़ी, कल नहीं किसी ने वेखी, मजल ये अजदा, आए हाय अख लड़ी बदोबदी। चन्ना वे चन्ना, चन्ना वे चन्ना, एक पल चैन न आवे, हाय मेरा दिल घबरावे, तेरी याद सतावे। चन्ना वे चन्ना, चन्ना वे चन्ना, चन्ना वे चन्ना, चन्ना वे चन्ना, सामने बैठा के तेनू कराए ना प्यार वे, जिंद वे तू मंगे मैं ना करा इनकार वे। चन्ना वे चन्ना, तेरे नैना दियां छुरियां ने दिल चीर छड़िया, एक पल चैन न आवे, हाय मेरा दिल घबरावे, तेरी याद सतावे। बहुत खूबसूरत आवाज में आपने यकीनन मैडम के तक जाना तो डेफिनेटली नहीं मैं गा सकती, लेकिन आपने बहुत कमाल किया। और थोड़ा सा आप बता रही हैं, अभी आप उठी हैं तो थोड़ा सा गला साथ नहीं दे रहा, थोड़ा सा अगर आप कर सकें तो लता जी का थोड़ा सा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में, ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। आपने बहुत कमाल गाया है। एक का आपने इंडियन गाना जो है उसको पंजाबी में गाया, तो उसका थोड़ा सा, उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया है, तो थोड़ा सा आप उसको गुनगुनाएंगी?
उसका ये था, तमिल सॉन्ग है एक, तो वो बड़ा वायरल हुआ, तो मैंने सोचा यार इसको पंजाबी में करके देखते हैं। मैंने बैठे बैठे लिखा, तो मैं काफ़ी अरसे से ना सॉन्ग्स वगैरह या चीज़ें लिख रही हूँ, ऑफ कोर्स अपना स्क्रिप्ट वगैरह बनाती हूँ, तो मुझे लिखने की जब से आदत पड़ी तो मैं थोड़ा बहुत अच्छा लिखना शुरू हो गई, और भी मैंने बहुत सारे गाने अब लिख चुकी हूँ और रिकॉर्ड भी हो चुके हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो आ जाएंगे। तो इस गाने को जब मैंने लिखा, मैंने सिर्फ 1 मिनट का आई थिंक फर्स्ट पार्ट उसका रिकॉर्ड करवाया और मैंने डाल दिया बना, तो वो तकरीबन 9-10 मिलियन क्रॉस कर गया। फिर मुझे बहुत से लोगों ने कहा यार इसको फुल सॉन्ग इसका बनाया और अपलोड करें, फिर वो फुल बनाया, वो भी 100+ के जो है वो क्रॉस कर गया। तो वो मैं आपको थोड़ा सा सुना देती हूँ। तेरी अखियां दे तीरां ने सीना मेरा मोरी कीता, दिल मेरा इंज चोरी कीता, सोहणिया मैनू नूरी कीता, तेरी बुलियां दे लफ्जां ने क्यों कन मेरे सुरूर कीता, तू कोई जादू जरूर कीता, मेरा दिल मफरूर कीता, मैनू केड़ा रोग ला दिता, चारों पासे तुम्हें मेरे सारे हासे तुम्हें, ऐसा मेरा चैन चुराया, कमली जैदा होश भुलाया, प्यार हो गया, प्यार हो गया। जैसे हीर का कैरेक्टर आपके साथ बिल्कुल अटैच है, तो आप उसका जो हीर का कोई गाना सुना सकती हैं तो काइंडली। हो अंजलि वालड़िया, हो तू तां मोलैया मुटिया, कदे नहीं जिन्ने सिमनी हार, तैनू कर बैठी हो प्यार अंजलि वालड़िया, मैं गल भुल्ली ना। ज़बरदस्त, बहुत ये हो खूब। गया। और इसी के साथ बहुत बड़ा कैरेक्टर आपने किया है मीरा जी का, तो थोड़ा सा मीरा जी। ओह माय गॉड मुदस्सर, आज तुम्हें अपने सामने देख के मुझे खुशी हो रही है। मुझे पता था एक दिन तुम मेरा इंटरव्यू करने ज़रूर आओगे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी विशेस, मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ हैं। बस तुमने एक काम करना है, लोगों के फ्रॉड योगर्ट से बचना है। मेरा मतलब लोगों की धोखाधड़ी से बचना है तुमने। लोग तुम्हें बहुत धोखे देंगे, लेकिन तुमने घबराना नहीं है। जैसे इमरान खान कहता है ना कि घबराना नहीं है, बल्कि इमरान खान से कहना कि मुझे कॉल करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सबकी अपनी मीरा, और मैं आपसे कहूँगी कि मुदस्सर के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसको वायरलिटी की तरफ ले जाएं। जैसे आपने मीरा को वायरल किया है, इस चैनल को भी वायरल कर दें। गुड बाय, इनफैक्ट गुड नाइट, इनफैक्ट गुड मॉर्निंग, बाय। आप ये बताएं, कोई ऐसी ख्वाहिश किसी शख्स के साथ काम करना आपकी ख्वाहिश हो? मेरी ख्वाहिश है शाहरुख खान के साथ काम करना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और यानी कि इसमें भी बंदे- मजाक नहीं है, मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ, और अगर मुझे मौका मिला मैं ज़रूर करूँगी। ऐसी बात है, बहुत हाई मॉरल सेट करने चाहिए Of course. डेफिनेटली, और बहुत अच्छा, अच्छी बड़ा बात है। सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा सोचे, करना तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला आपको देगा। और इस बात में कोई शक भी नहीं है, आपके अंदर अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया है, तो उसके यकीनन आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। मेरी सारी दुआएं आपके साथ हैं। आखिर में कोई अपने ऑडियंस के लिए पैगाम हम हर इंटरव्यू में हर जगह पे पैगाम देते हैं, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि कभी फॉलो करके देखें सही, क्या पता आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आ जाए। तो मैं अगर अपनी लाइफ को देखूं और मैं कहूं कि लोग अगर मुझे फॉलो करें तो उनको क्या फ़ायदा हो, तो मैं यही कहूँगी कि अपने जहन से नेगेटिविटी निकाल दें। लोग क्या कहते हैं छोड़ दें, लोग कहते ही रहेंगे। इनफैक्ट लोग तो तब भी कहेंगे जब आप नहीं होंगे। आप जब मर जाएंगे ना, तो अगले दिन वो कह रहे होंगे यार ये चावलों में बोटी तो डाल दो, तो लोग ये कह रहे होंगे, भूल जाएंगे आप कौन थे। लोगों की परवाह मत करें, सिर्फ अपनी फैमिली को देखें, अपने आप को देखें। सबसे पहले अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप से प्यार करें। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आप अपने लिए कुछ करेंगे कि मैं जब इस दुनिया से जाऊं तो लोग आपको कम से कम अच्छे लफ्ज़ों में याद करें।
और कोशिश करें कि दूसरों के लिए अगर आप कोई कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करें। मेरा एक चीज़ मैं सोचती हूँ हमेशा कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत से लोग कहते होंगे कि यार ये मीडिया में है, यार ये बुरा कर रही है, या ये बुरा कर रहा है, किसी के बारे में लोग कहते हैं। मैं कहती हूँ आप उतना बुरा करें कि डायरेक्ट आप अल्लाह ताला के साथ जब बैठें तो अल्लाह ताला से कहें अल्लाह जी मुझे माफ़ कर दो, और अल्लाह पाक आपको माफ़ कर दें। ये वाला सीन ना हो कि जब आप कहें अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दो तो अल्लाह ताला कहें वो जिस बंदे का दिल दुखाया था उसको लेके आओ, पहले वो करेगा, अगर वो करेगा तो मैं माफ़ करूँगा। तो बस ये कोशिश करें डायरेक्ट ताल्लुक रहे, कोई तीसरा बंदा इस ताल्लुक में ना आए, और जब वैसे भी किसी भी ताल्लुक में तीसरा बंदा आ जाता है तो ताल्लुक टूट जाता है आपका। तो अल्लाह ताला से डायरेक्ट रहें, किसी की दिल आज़ारी मत करें, दिल मत दुखाएं। और ख़ास तौर पे हमारे एक बहुत ट्रेंड है सोशल मीडिया, ऑफ कोर्स हमारे बहुत हर तरफ एक जंग छिड़ी हुई है, लोग कमेंट्स करते हैं। कोशिश करें कुछ ऐसा लिख जाएं कि आपने मर जाना है, वो कमेंट्स डिलीट नहीं होने वाले, लेकिन अगर कुछ अच्छा लिख जाएंगे तो आपको सवाब मिलता रहेगा, नेकी मिलती रहेगी। कुछ नहीं लिखेंगे तो भी आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। कुछ बुरा लिख जाएंगे और वो जब भी किसी की नज़र से गुजरेगा तो कहेंगे यार तो वो ये रिएक्ट करेगा। तो लोगों के बुरे रिएक्शन से बचें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, किसी के लिए आसानियां पैदा करें, बस दिल आज़ारी मत करें। सच्ची बात है मैडम, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई और थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। सो नाइस ऑफ यू। आपके लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन आमीन। और मेरी तरफ से भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं। माशाल्लाह यू हैव अ वेरी गुड पर्सनालिटी, और अल्लाह ताला आपने जो काम शुरू किया है इसमें मेरी दिल से दुआ है, और जहाँ मेरी हेल्प चाहिए हो मैं आपके साथ हूँ, कोई मशवरा चाहिए हो, मैं खैर कौन हूँ, कोई मेरी ज़ात नहीं है, लेकिन जो आपको लगे कि मैं आपको कुछ हेल्प आउट कर सकती हूँ आपने ज़रूर बताना है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस काम को बरकतों से भर दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।